नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, तो आ गए मैं इसका सेकंड पार्ट लेके। तो तैयार हैं आप लोग? तो शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पहले पार्ट में हमने देखा था लान वांगजी को पता चलता है कि उसके इस बार में डीलिंग होने वाली है, एक मीटिंग होने वाली है, सीक्रेट मीटिंग माफियाज की। लान वांगजी का मैनेजर उसे कह देता है कि वो जाकर रेडी हो जाए अपने अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, और लान वांगजी वहाँ से चला जाता है। लान वांगजी का मन पता नहीं क्यों घबरा रहा था, उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। वो फिर वहाँ से रेडी होने चला जाता है। लान वांगजी भले ही बार में सिंगिंग करता है, लेकिन उसके खुद के कुछ रूल्स हैं। वो कभी भी इनअप्रोप्रिएट कपड़े नहीं पहनता, जैसा कि दूसरे बार्स में ओमेगा किया करते हैं। सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी बॉडी शो करना, उनके करीब जाकर सिंगिंग करना, उन्हें रिझाकर उनसे पैसे लेना, ये काम लान वांगजी कभी नहीं करता। वो स्टेज पर खड़े होकर डिसेंट क्लोथ, शर्ट, कोट, पैंट और सर पर एक हैट लगाकर इस तरह गेटअप लेकर लान वांगजी अपने सिंगिंग को परफॉर्म करता है। लेकिन इसके बाद भी लोग उसकी ओर अट्रैक्ट होने से खुद को नहीं रोक पाते। ऐसा नहीं है कि इस बार में डांस करने वाली ओमेगास नहीं है। इस बार में हर तरह के ओमेगास हैं। अगर इस तरह का बार जिसमें कोई भी फन ना होता हो, वहाँ पर लोग आना ही पसंद नहीं करते। इसलिए इस बार में हर तरह का काम होता है। यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर कोई किसी ओमेगा के साथ मर्जी से नाइट स्पेंड करना चाहता हो तो उनके लिए प्राइवेट रूम भी हैं। यहाँ ओमेगास लोगों से फ्लर्ट भी करते हैं, उनके साथ ड्रिंक करके डांस भी किया करते हैं, बस एक लान वांगजी को छोड़कर। लान वांगजी उन ओमेगास में नहीं आता है। वो बस स्टेज पर ही खड़े होकर अपना परफॉर्म करता है और रात को अपना काम खत्म कर होने के बाद वापस अपने घर चला जाता है। वो किसी भी कस्टमर या बार में आए लोगों से मतलब नहीं रखता। वो अपना काम करता है, पैसे लेता है और चला जाता है, और उसे इस बार का कोई भी ऐसे वैसे काम करने को फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि उनका ये बार लान वांगजी की सिंगिंग की वजह से ही थोड़ा बहुत चल पाता है। वो उसे अदर ओमेगास की तरह काम करने को फोर्स करके अपने पेट पर लात नहीं मारेंगे। अगर लान वांगजी इस बार को छोड़कर चला गया तो उनका ये बार ही बंद हो जाना है। लान वांगजी वही हमेशा की तरह अपने ड्रेस को पहन लेता है और अपने सर पर हैट लगा लेता है। वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि बार के ही कुछ स्टाफ जल्दी जल्दी में अपने काम को कर रहे हैं। वो पूछता है कि क्या हुआ है, इतनी हड़बड़ी किस बात की है। वो इंसान बताता है कि वो जो सीक्रेट मीटिंग होने वाली है उसके 2 माफियाज आ चुके हैं, बस एक और माफिया के आने का इंतज़ार है। मैनेजर खुद उन्हें अटेंड कर रहे हैं। कोई भी गलती हुई तो उसका नुकसान उन्हें ही सहना पड़ेगा। लान वांगजी थोड़ा आगे जाकर उस बड़े से हॉल में अपनी नज़रों को घुमाता है। उसे कॉर्नर की जगह में बहुत से लोग दिखते हैं, और क्योंकि वो सभी से अलग थे और वो देखकर समझ गया था कि ये लोग वही हैं। सबके अलग अलग ड्रेसिंग सेंस थे। एक माफिया प्योर वाइट क्लॉथ में था, एक रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन की क्लॉथ पहने हुए था, और उनके पीछे बहुत से गार्ड खड़े हुए थे। वो दोनों ही माफिया बहुत ही कुछ गौर से डिस्कस कर रहे थे। लान वांगजी देखता है कि वहाँ 2 और अल्फा जो ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, वो आकर उनके पास बैठे हैं। वो भी उनमें से एक रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन का क्लॉथ पहने हुआ था और एक प्योर वाइट। इससे साफ समझ आ रहा था कि ये दोनों अल्फा भी उन लोगों के ही आदमी हैं। वो दोनों अल्फास जो गौर से बातें कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एजेड हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है। उनमें से एक माफिया वैन रोहान है, और वो जो अल्फा अभी आया है वो उसका बेटा वैन चाओ है, और वहीं पर वाइट क्लॉथ वाला जिनको निशान है, और जो अल्फा अभी आया था वो उसका भतीजा जिन जिशन है। लान वांगजी उन लोगों को देखकर वापस चला जाता है। वो इन सब माफियाज के चक्करों से दूर रहना चाहता है। मैनेजर लान वांगजी के पास आता है और कहता है, वांगजी अभी तुम थोड़ी देर रुक जाओ, अभी वो सभी ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं।
ओमेगास के डांस को देखकर तुम थोड़ी देर बाद अपना परफॉर्म देना। अनंग जी कहता है ठीक है। वैन रोहान ड्रिंक का सिप लेते हुए कहता है, इस हीलिंग पैट्रैक के चक्कर में हमारा इतना नुकसान हो गया, ये सोचा नहीं था। पुलिस को ये खबर किसने दी कि वो हीलिंग पैट्रैक उस बार में ही आने वाला है? खबर तो हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था कि हम सीक्रेट मीटिंग करने वाले हैं हीलिंग पैट्रैक के साथ। फिर ये सब कैसे हुआ? पुलिस तक ये खबर कैसे गई? जिन गौनशान कहता है, कहीं हमारे ही लोगों में से कोई तो नहीं था जो ये सब के बारे में बातें लीक कर रहा हो? वैन रोहान कहता है, जो भी हो, नुकसान तो हो गया ना हमारा। वो बार हाथ से चला गया। वो हमारी कमाई का काफ़ी बड़ा हिस्सा था। जिन गौनशान कहता है, कोई बात नहीं, एक बार गया तो दूसरा खुल जाएगा। और अभी उस हीलिंग पैट्रैक से भी तो डील करनी है। किसी भी तरह एक बार वो हमारी बातों में आ जाए और हीलिंग शहर के अंदर हमारे जहाज़ों को एक्सपोर्ट होने की परमिशन दे दे, फिर हमारा धंधा और भी बढ़ जाएगा। हर शहर में हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर चुके हैं, एक हीलिंग को छोड़कर, क्योंकि वो माफिया हीलिंग पैट्रैक हीलिंग का किंग है और उसके किंगडम में वो किसी को नहीं आने देता। वैन रोहान कहता है, वैसे तुमने उसे हमारे साथ मीटिंग के लिए यहाँ आने को कन्विंस कैसे किया? वो मान कैसे गया गूसू आने को? जिन गौनशान एक मिस्टीरियस स्माइल करता है और कहता है, वो तुम्हें बाद में बताऊंगा। वैन रोहान कहता है, हीलिंग के अंदर की खबरें बाहर तो नहीं आती, लेकिन मैंने ये सुन रखा है कि इस हीलिंग पैट्रैक का कोई कॉम्पिटिटर है हीलिंग में, जो माफिया किंग की पोजीशन जो अभी हीलिंग पैट्रैक के पास है वो लेना चाहता है, लेकिन वो अभी तक ऐसा कर नहीं पाया है। हीलिंग पैट्रैक हर बार उससे जीत जाता है। जिन गौनशान कहता है, हाँ, मैंने भी इस बारे में सुन रखा है, लेकिन उसका नाम नहीं पता। नाम तो उस हीलिंग पैट्रैक का भी नहीं पता है। सभी उसे बस हीलिंग पैट्रैक ही कहते हैं। वैन रोहान कहता है, जो भी हो, आज कैसे भी हमारा काम होना चाहिए। उस बार के नुकसान की भरपाई मैं कैसे भी करूँगा, लेकिन ये हीलिंग पैट्रैक आने कब वाला है? जिन गौनशान कहता है, वो बस आने ही वाला होगा, लेकिन उसके सामने कुछ भी ऐसा वैसा मत कहना। सुना है वो बहुत ही गर्म मिजाज का है, वो बोलता कम है और बहुत ही कोल्ड और रूड है, इसलिए अपना मुंह संभाल कर बात करना। वैन रोहान नोट करता है, जिस बार को पुलिस ने लपेटे में लिया है उसका ओनर भले ही कोई और है, लेकिन उसे रन जिन गौनशान और वैन रोहान करते थे। वहाँ सभी तरह के इलीगल धंधे किए जाते थे, ओमेगास की स्मगलिंग से लेकर नारकोटिक्स तक, उसकी तक की डील भी वहाँ पर हुआ करती थी। ऐसा कोई इलीगल काम नहीं था जो इस बार के अंदर ना होता हो, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन की वजह से उनका सारा काम रुक गया है। उन्होंने ही हीलिंग पैट्रैक के साथ वो मीटिंग उस बार में रखवाई थी, लेकिन हुआ कुछ और ही। ये दोनों हीलिंग पैट्रैक से हीलिंग के अंदर भी अपने धंधों को चलाने की परमिशन चाहते हैं, लेकिन उसे ये नहीं बताएंगे कि वो एग्जैक्टली किस चीज़ की एक्सपोर्टिंग वहाँ पर करना चाहते हैं। बार के इस शोर में बार का मेन गेट खुलता है। वहाँ से दो फुल्ली ब्लैक क्लोथ पहने गार्ड्स, उनके बीच में एक इंसान जो अल्फा है, वो एक नी लेंथ कोट वेयर किया हुआ है, ब्लैक पैंट और शर्ट पहना हुआ है। वो अंदर चलकर आ रहा था। उसका फेस मास्क से कवर था और उसके सर पर एक हैट थी। वो अपने दो गार्ड्स के साथ अंदर आता है। वो इस पूरी जगह को देखता है जहाँ हर जगह शोर है। अल्फा ओमेगास के साथ ड्रंक होकर नाच रहे हैं, उनके साथ टची हो रहे हैं और ओमेगास भी शॉर्ट रिवीलिंग ड्रेसेस पहने हुए अपने आप को टच करने का एक्सेस भी दे रहे हैं। तभी मैनेजर उनके पास आता है। वो उन्हें देखकर ही समझ गया था कि शायद ये वही माफिया हो सकता है जिसका इंतज़ार वो दो माफियाज बैठकर कर रहे हैं। वो कहता है, आइए सर, वो उस तरफ, वो लोग वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो मास्क मैन अपनी नज़रों को उस कॉर्नर पर करता है जहाँ उस मैनेजर ने इशारा किया है। वहाँ वैन रोहान और जिन गौनशान बैठे हुए ड्रिंक कर रहे हैं। वो मास्क मैन अपनी नज़र को अपने एक गार्ड की तरफ करता है।
वो गार्ड जल्दी से उसके थोड़ा पास आ जाता है। वो मास्क मैन उस गार्ड के कान में कुछ कहता है। वो गार्ड कहता है यस बॉस, और मैनेजर की ओर देखकर कहता है क्या आपके इस बार में प्राइवेट चैम्बर नहीं है जहाँ ये तमाशा ना होता हो। उस मैनेजर का तो ये सुनकर चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। जिन ओमेगाश को इतने अच्छे से तैयार होकर अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए उसने कहा था ये माफिया उसे तमाशा कह रहा है, वो समझ गया कि ये माफिया अलग दिमाग वाला है। वो कहता है जी हमारे यहाँ प्राइवेट चैम्बर है जहाँ से ये सब आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप उस कांच के थ्रू बाहर का सीन देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस पर उस गार्ड के एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदले थे। वो बिल्कुल स्टिफ था, जैसे उसने उसकी इस बात को पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया हो। वो मैनेजर शांत ही हो जाता है। अब मैनेजर अपने आप को थोड़ा सही करता है और एक तरफ इशारा करते हुए कहता है आइए वो उस जगह पर है। अब वो गार्ड अपने बॉस को देखता है। उसका बॉस वो मास्क मैन नोट कर देता है। मैनेजर उन्हें एक प्राइवेट चैम्बर में ले आया था जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फ़िलहाल के लिए ठीक ही है। वही गार्ड मैनेजर से कहता है कि जाकर उन लोगों से कहो कि बॉस यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो मैनेजर जी कहता है और वहाँ से चला जाता है। वो जाते जाते सोच रहा था कि अगर ये माफिया उस नाइट बार में चला गया होता जहाँ पुलिस की रेड पड़ी है, तो वो तो वहाँ के कारनामों को देखकर बाहर के बाहर ही चला जाता, क्योंकि वहाँ तो इससे भी ज़्यादा अलग अलग तरह की ओमेगाश होती हैं। वहाँ तो खुलेआम टच करना किस करना ये तो होता ही रहता है। यहाँ तो ओमेगा बस डांस कर रही है। वो मैनेजर वेन रोहान और जिन गौशन के पास आता है और उनसे कहता है कि वो आ चुके हैं जिसका वो यहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। वो उस प्राइवेट चैम्बर में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वेन रोहान जिन गौशन को देखता है और कहता है यहाँ हम कब से उसका वेट कर रहे हैं और वो वहाँ आ चुका है। जिन गौशन कहता है वेन रोहान दिमाग को ठंडा रखो, अभी उसके सामने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना है। तुम जानते हो ना उसकी पावर, माफिया किंग है वो, कोई उसे पसंद करता हो या नहीं, सभी को उसके सामने झुकना पड़ता है। वैन रोहान और जिन गौशान उस चैम्बर पर चले जाते हैं, लेकिन वैन चाओ और जिन जिसुन वो ओमेगास के साथ लगे हुए थे। वैन रोहान और जिन गौशान चैम्बर में आते हैं। वो उस मास्क मैन को देखता है जो बैठा हुआ है और उसके आसपास 2 गार्ड खड़े हुए हैं। वैन रोहान कहता है क्या आप ही इलिंग पैट्रियार्क हैं, माफिया किंग? उन दोनों के कान में एक ठंडी आवाज़ आती है, हाँ मैं ही हूँ, हीलिंग पैट्रियार्क। हीलिंग पैट्रियार्क अपने एक हाथ से इशारा करता है उन्हें बैठने का। वैन रोहान और जिन गौशान हीलिंग पैट्रियार्क के सामने काउच पर आकर बैठ जाते हैं। जिन गौशान कहता है थैंक यू माफिया किंग, हमारी रिक्वेस्ट पर हमसे मीटिंग करने गुसू आने के लिए। हीलिंग पैट्रियार्क वही अपनी कोल्ड टोन में कहता है काम क्या है। जिन गौशान और वैन रोहान हीलिंग पैट्रियार्क से कहते हैं कि उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हीलिंग में उनके जहाज़ों को एक्सपोर्ट करने दें। इस पर हीलिंग पैट्रियार्क का पहला सवाल यही होता है कि आप क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इस पर वैन रोहान के फेस के एक्सप्रेशन थोड़े से बदलते हैं, लेकिन जिन गौशान अपने वही पोस्टर को रखते हुए कहता है माफिया किंग, हम ऑयल के ड्रम को एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं। इस पर हीलिंग पैट्रियार्क की नज़रें थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। वो कहता है ठीक है कर सकते हो, लेकिन कब करोगे, कितने वक्त में, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही मुझ तक पहुँच जानी चाहिए। ये बात जिन गौशान की टेंशन को बढ़ा देती है, क्योंकि ऐसा करना रिस्की हो सकता है। अगर हीलिंग पैट्रियार्क को किसी तरह से ये पता लग गया कि इस बिजनेस के पीछे वो अपने काले धंधे को चला रहे हैं, तो वो किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि वो खुद उस जहाज के अंदर सामान को चेक करेंगे। जिन गौशान कहता है क्या आप हम पर शक कर रहे हैं हीलिंग पैट्रियार्क, कि हम आपसे कुछ छिपा रहे हैं? हीलिंग पैट्रियार्क कहता है शक नहीं, ये मेरा बनाया गया रूल है। जो भी मेरे शहर में आएगा उसकी खबर मुझे होनी चाहिए। जिन गौशान कहता है ठीक है हीलिंग पैट्रियार्क, ऐसा ही होगा।
हम पहले ही खबर आप तक पहुंचा देंगे। हिलिंग पैट्रियार्क नोट करता है। जिन गर्शन वैन रोहान को देखता है, जिसके चेहरे पर बहुत से सवाल नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है। जिन गर्शन कहता है, ठीक है हिलिंग पैट्रियार्क, कल हम पेपर पर सिग्नेचर कर देंगे। हिलिंग पैट्रियार्क नोट करता है। जिन गर्शन और वैन रोहान वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हिलिंग पैट्रियार्क अपने मास्क को हटाता है और कहता है, शोयांग, जब ये हिलिंग में अपना जहाज़ लाए तो उसकी जांच करवाना, उसके बाद ही उन्हें अंदर आने देना, क्योंकि जैसा ये लग रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। शोयांग, जो वही गार्ड है, वो कहता है, जी बॉस, हो जाएगा। हिलिंग पैट्रियार्क अब अपने कोट के पॉकेट से सिगरेट को बाहर कर स्मोकिंग करने लगता है। हिलिंग पैट्रियार्क का फेस अब नज़र आ रहा था, जो कोल्ड था पर उतना ही अट्रैक्टिव। हिलिंग पैट्रियार्क को देखकर लगता है कि उसकी उम्र 35 ईयर के आसपास है। वो वहीं पर बैठ स्मोकिंग करने लगता है। तभी उसके कान में एक स्वीट वॉइस सुनाई देती है। अब वो सुर खत्म हो चुका था जिस पर ओमेगा डांस कर रहे थे। अभी तो कोई स्वीट वॉइस में गाना गा रहा है। उसकी वॉइस बहुत ही मन को छूने वाली है। हिलिंग पैट्रियार्क ना चाहते हुए भी अपने हेड को टर्न करके उस ओर देखता है जहाँ से ये आवाज़ आ रही है, और उसकी नज़र एक जगह पर जाकर रुक जाती है। वहाँ स्टेज पर एक ओमेगा खड़ा हुआ है। वो ही इस गाने को गा रहा है। हिलिंग पैट्रियार्क ऊपर से नीचे तक उस ओमेगा को देखता है। वो ओमेगा डिसेंट कपड़ों में है। उसके फेस के अलावा उसकी पूरी बॉडी कवर है। उसके सर पर एक हेड है और उसका चेहरा। हिलिंग पैट्रियार्क की नज़र उसके चेहरे पर रुक चुकी थी। वो बहुत देर तक उस ओमेगा को देखता रहता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी हर एक एक्टिविटी को, कैसे उसकी आंखें बंद है गाते टाइम। हिलिंग पैट्रियार्क उसे देख लगातार स्मोक किए जा रहा है और उस ओमेगा को निहारे जा रहा है। वो ओमेगा कोई और नहीं, लान वांगजी है, जो अपना परफॉर्मेंस दे रहा है। शोयांग कहता है, बॉस, गाड़ी तैयार है। हिलिंग पैट्रियार्क अपना एक हाथ ऊपर कर इशारा कर देता है। शोयांग समझ जाता है कि अभी नहीं जाना है। हिलिंग पैट्रियार्क अपनी नज़रों को उसी ओमेगा पर टिकाए हुए था। 1 घंटा हो चुका था। लान वांगजी अपना सिंगिंग करना रोक देता है और वहाँ से चला जाता है। हिलिंग पैट्रियार्क अब शोयांग से कहता है, शोयांग, मैनेजर को यहाँ लेकर आओ। शोयांग कहता है, जी बॉस। थोड़ी देर में बार का मैनेजर हिलिंग पैट्रियार्क के सामने था। मैनेजर कहता है, जी सर, कहिए, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है? हिलिंग पैट्रियार्क ने अपने मास्क को लगा लिया था। हिलिंग पैट्रियार्क कहता है, वो ओमेगा जो अभी यहाँ गाना गा रहा था, कौन है वो? ये सुनकर मैनेजर कहता है, सर, वो हमारा ही एम्प्लॉय है। वो रात के वक्त सिंगिंग करता है। उसका नाम लान वांगजी है। हिलिंग पैट्रियार्क कहता है, उम्र? मैनेजर कहता है, ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी, वो 18 साल का ओमेगा है। हिलिंग पैट्रियार्क नोट करता है और कहता है, जाओ। मैनेजर वहाँ से चला जाता है और वो सोच रहा था कि इस माफिया ने लान वांगजी को क्यों पूछा। उसके जाने के बाद शोयांग अपने बॉस को देखता है जो स्मोकिंग किए जा रहा है। आज पहली बार है जो उनके बॉस किसी ओमेगा के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उसकी ड्यूटी के अंदर नहीं आता है। हिलिंग पैट्रियार्क अब अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो उस चैम्बर से बाहर जाने लगता है। उसके गार्ड्स भी उसके पीछे बाहर आते हैं। हिलिंग पैट्रियार्क रुककर अपने गार्ड से कहता है, यहीं रुको। शोयांग कहता है, बॉस, लेकिन। हिलिंग पैट्रियार्क अपनी कोल्ड नज़रों से शोयांग को देखता है। शोयांग अपना सर नीचे कर पीछे हो जाता है। हिलिंग पैट्रियार्क अब वहाँ से बार के और अंदर जाने लगता है। वो सब कुछ देख रहा है और यहाँ लान वांगजी ड्रेसिंग रूम में आकर अपने उन्हीं पुराने क्लॉथ्स को पहन लेता है। अब उसके ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया है। अब उसके घर जाने का समय है। वो चेंज कर लेने के बाद उस रूम से बाहर निकलने लगता है
वो अपने कपड़ों को ठीक करते हुए बाहर जा रहा था। उसका ध्यान सामने नहीं था और सामने जो शख्स आ रहा था वो लान वांगजी को देखकर रुक जाता है। लान वांगजी चलते चलते अचानक किसी से टकराता है। वो संभल नहीं पाता, वो नीचे गिरता उससे पहले ही कोई उसे वेस्ट से पकड़ लेता है। लान वांगजी अपनी आंखें खोल उस इंसान को देखता है जिसने उसे थामा हुआ है, लेकिन उसे बस 2 आंखें ही नजर आती है क्योंकि सामने वाले शख्स का फेस मास्क से कवर है और उसके सर पर हैट है। लान वांगजी जल्दी से सीधा खड़ा होता है और कहता है, मुझे माफ़ करिए, मैंने देखा नहीं और शुक्रिया। सामने वाला शख्स जो येलिंग पैट्रियार्क ही है वो कुछ नहीं कहता। लान वांगजी उसका कोई रिस्पॉन्स ना पाकर वहाँ से जाने लगता है। वैसे ही वो यहाँ किसी से मतलब नहीं रखता। उसे लगा ये भी कोई ड्रंक अल्फा है। येलिंग पैट्रियार्क उसे जाते देख रहा था। उसकी नज़रों में लान वांगजी के लिए कुछ अलग ही था। लान वांगजी के वहाँ से जाने के बाद येलिंग पैट्रियार्क भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो आज के पार्ट को यहीं रोकती हूँ। कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ। बाय बाय।